हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। आज हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हम लीन सिस्टम एंड इनोवेशन पढ़ेंगे। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम होता क्या है? ये लीन का मतलब क्या है? किस चीज़ को लीन करना क्या है क्या नहीं है? बेटा, जो हम क्या कहते हैं, ये जो सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, यू हैव सीन दैट कि ये सारी की सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज अमेरिकन एंड यूरोपियन मतलब बंदों ने दिया है। बट एक चीज़ के अंदर यू विल मतलब कॉन्कर विद मी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर करना और क्या कहते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना, ये सारा जापान से आया। तो लीन सिस्टम के अंदर ये जो मोस्टली थ्योरीज है ना, ये जापान की कंपनी से, उनके फ्लोर से आई है। उनकी कंपनीज ने इसको इम्प्लीमेंट किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे बेटर कर सकते हैं, उसमें हम कॉस्टिंग कैसे बेटर कर सकते हैं। ओके ओके, तभी ये कॉस्टिंग के अंदर है कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कितना आप अच्छे से कर सकते हो जिससे उसकी कॉस्टिंग कम रहे, काम पैसा कम लगे और बहुत मतलब मैनेजमेंट रहे, सब कुछ मैनेज होके रहे। जितना अगर हमें इन्वेंट्री चाहिए वो हमें टाइम पे मिल जाए, जो भी डिमांड को रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर 6 टॉपिक। ठीक है। ये जो इसका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, इसका मैं एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा। अभी हम क्विक ये बाकी सारे जो इनके लीन सिस्टम वाले हैं वो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, ताकि आपको मतलब जो आपके सेबी के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना आपको समझ में आएगा। हम इसको समझेंगे अच्छी तरह। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इसमें है क्या? लीन सिस्टम क्या है? इसके अंदर लीन लीन करना, लीन किस चीज़ को, प्रोसेस को, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसको लीन करना, स्टैंडर्डाइज करना, डन। इसके अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या क्या मतलब थ्योरीज है। पार्ट्स, पार्ट्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड। क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या तरीके लोगों ने बताया इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। जस्ट इन टाइम, केजन, 5S, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्स सिग्मा। इनोवेशन एंड बीआरपी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर आएगा 15-20 मिनट का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लीन सिस्टम पढ़ते हैं। लीन सिस्टम, पहली बात उसकी हमने मतलब लीन सिस्टम आया क्यों, ऐसा मतलब जरूरत क्या पड़ेगी उनको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, आप ये चीजें फॉलो करो। बेटे, कॉमन 7 वेस्टेजेस है, कॉमन 7 वेस्टेजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसको लीव सिस्टम कहते हैं, हमें इसको कम से कम करना है। क्या 7 वेस्टेजेस? आप ये देखो, ये इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी एक इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्या मतलब? इन्वेंट्री ओवर कैरी नहीं करनी है हमें, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी ना, अभी हम इससे पहले पढ़कर आए हैं। वेटिंग, अगर कोई लेबर वेट कर रहा है अपने काम के लिए तो उसका आइडल टाइम है, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। मोशन, अननेसेसरी मोशन किसी भी चीज का नहीं होगा, वो टाइम वेस्टेज ही है। ओके। ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोसेसिंग अगर आप किसी की करोगे, जैसे हमने बैच कॉस्टिंग में पढ़ा, हम ओवर प्रोसेस कर देते हैं अगर किसी बैच को तो वो खराब हो जाता है, बैच एब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। ओवर प्रोसेसिंग हमें कभी भी नहीं करनी, हमारी क्वालिटी से बेकार हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन, अदर कॉज कि अगर हम ओवर प्रोड्यूस करेंगे, क्या पता वो स्टॉक मार्केट में डिमांडेड हो ही ना, हमने ओवर प्रोड्यूस कर दिया, उसकी एक्सपायरी डेट है और वो हमें स्क्रैप करना पड़ा। या तो दूसरे रीजन, हम ओवर प्रोड्यूस करेंगे तो हमें इन्वेंट्री को ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा, ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट। डिफेक्ट्स, हम मतलब अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको इतना अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे कि उसमें डिफेक्ट्स ना निकले, जो भी अगर हम इनपुट डालें मैक्स टू मैक्स उसका आउटपुट निकले। ओके सर, हमें समझ में आते हैं 7 वेस्टेज है, हमें याद नहीं होता, हमें रट्टा करवाओ, हमें इसका रट्टा मारना कैसे मारे। ठीक है बेटा, एक तरीका है, इसको ऐसे आप पढ़ लो। एमडी, एमडी पता ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी वांट्स अस नॉट टू ओवर प्रोड्यूस एंड ओवर प्रोसेस विट ऑन द फ्लोर ऑफ फैक्ट्री। विट मतलब जो फालतू का मजाक मजाक मत करो फ्लोर पे। ठीक है, एमडी का चाहता है ना आप ओवर प्रोड्यूस करो ना ओवर प्रोसेस करो, विट ऑन द फ्लोर ऑफ फैक्ट्री। एम से क्या? मोशन, अननेसेसरी मोशन नहीं चाहिए। डी से क्या? डिफेक्ट्स नहीं चाहिए। ओवर प्रोड्यूस, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री हमें नहीं चाहिए। ओवर प्रोसेसिंग आपको नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यू आई टी से क्या है? डब्ल्यू आई टी से क्या है बेटे? एक्रोनिम है। डब्ल्यू इज वेटिंग, आई से इन्वेंट्री फालतू नहीं होना चाहिए, उसका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। टी से ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन हमें नहीं करना। ओके। MD wants us not to overproduce and overprocess wit on the floor। आपको याद करना है, आपको याद हो जाएगा। MD चाहता है, MD wants us not to overproduce and overprocess wit on the floor। ज्यादा हंसी मजाक कूद खेल ना किया जाए फ्लोर और फैक्ट्री पे। ठीक है, MD wants us not to overproduce और overprocess wit on the floor। ठीक है, ऐसा समझ में आता है, हम याद कर लेंगे।
ओके ओके, अच्छा जिस जिसने मेरे को मेल किया था सबको नोट्स मिल गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी मिल जाएंगे, कोई भी मेरे को मेल कर दो, मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। बेटा जिट, जिट जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम क्यों आया? बेटा जस्ट इन टाइम, अब मेरी बात समझो, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे पास डिमांड आएगी ना, मैं वैसे ही बनाना स्टार्ट करूंगा जस्ट इन टाइम। उसी समय मैं सारा का रॉ मटेरियल गैदर करूंगा, सब कुछ करूंगा, उसी समय में अपने लेबरों को लगा दूंगा, बनाओ उसी समय, जस्ट इन टाइम, उसी समय हमें काम करना है। इसकी नॉर्मल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों करते हैं, ये इसके क्या फायदा है कंपनी को और किस कंपनी को नुकसान है। ठीक है, जस्ट इन टाइम, अ सिस्टम whose objective is to produce or to procure products or component as they are required by the customer for use rather than for stock। पुराने टाइप की प्रोडक्शन खत्म, ये नहीं कि हम बनाए जा रहे, जैसे हमें ऑर्डर आएगा, जैसे आगे से डिमांड हमें दिख रही है हो रही है, हम वैसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे। जस्ट इन टाइम इज अ पुल सिस्टम, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ओके, जस्ट इन टाइम इज अ पुल सिस्टम, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना है हमें। पुल सिस्टम, इसमें वो पूछ लेंगे पुल सिस्टम है, पुल सिस्टम है, पुश सिस्टम है, वही हम तो कहेंगे पुल सिस्टम है। ये डिमांड से वो पुल कर रहा है उसकी प्रोडक्शन को, which respond to demand in contrast to a push system in which stocks act as a buffer between different element of system। पुश सिस्टम के अंदर क्या, स्टॉक बना के रखे जाओ, आप आगे बना के बेचो, आपकी आपकी सरदर्दी। पुल सिस्टम डिमांड से वो उसको पुल कर रहा है। ओके बेटा, अभी कोविड का टाइम है, कोविड का टाइम है, कोविड के अंदर है ना, लोग स्टॉक बनाना नहीं चाहते कि उनको पता चले कि बिके ना बिके। तो इस कोविड 19 के अंदर ये जेट काफी न्यूज में रहा है। उसमें क्या, ये एक न्यूज़पेपर अपना इकोनॉमिक्स टाइम्स है, कोविड 19 हैज अपएंडेड अ की मैनेजमेंट प्रिंसिपल और हैज इट। ये इसी की बात चल रही है कि ये जेट सिस्टम को वो अपने, मतलब इस कोविड में जेट का ज्यादा यूज होने लग गया है। जेट का ज्यादा यूज कर रहा है ना लोग, कि जैसे डिमांड है कि हम वैसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे, हमें फालतू के सरदर्द नहीं चाहिए, स्टॉक रख के। ओके, समझ में आते कि जिट है क्या, जिट है क्या। अभी जिट के साथ आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है। बेटा अभी जो पुल सिस्टम है, हम पुल कर रहे हैं क्या, कि यार डिमांड आ रही है, आप हमें बना के दो। तो एक बेटा एक प्रोसेस होगा जो डिमांड से लेके पीछे तक जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। मेरे को बाहर वाले बंदे ने, यहाँ वाले बंदे ने, प्रोडक्शन जो मतलब मेन कंज्यूमर है, कह रहा है मेरे को गाड़ी चाहिए। तो यहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन गई, गाड़ी से पहले यहाँ पर आई, हाँ भाई बॉडी बनानी स्टार्ट कर दो, पेंट वेंट का मटेरियल स्टार्ट कर दो। यहाँ पर आए भाई हमें बॉडी चाहिए, उसकी चेसी चाहिए। यहाँ पर आया टायर चाहिए, भाई टायर वाले से टायर मंगवा लो। यहाँ पे फ्यूल टैंक चाहिए, फ्यूल टैंक चाहिए, वो मंगवा लो। लाइट चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, वो सारा पीछे पीछे जा रहा है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, सबको बता दो। समझ में आ रही है बात? तो बेटा इसका एक खनबन कार्ड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है खनबन कार्ड। ये एक नोटिफिकेशन कार्ड है। ये डाउनस्ट्रीम मशीन जो उससे पहले वाली मशीन है, sends each machine that feeds its part authorizing the production। ये आगे से पीछे की तरफ इंफॉर्मेशन दे रही है कि आप बनाना, ये चीज हमें चाहिए, हमें इतना बना के आप दे दो। डाउनस्ट्रीम मशीन को वो देगी, ईच मशीन को, दैट फीड्स इट्स पार्ट। मेरे को इतना पार्ट चाहिए तुम बनाओ, मुझे इतना पार्ट चाहिए तुम बनाओ। समझ में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म खन बर्न कार्ड, इसका एमसीक्यू आ सकता है। ये डाउनस्ट्रीम मशीन को सेंड करेगा कि भैया मैं ये पार्ट चाहिए, तुम बनाना स्टार्ट करो। वो अपने उसके आगे सेंड करेगा, भाई मेरे को आगे वाले को ये देना, तुम ये बनाना स्टार्ट करो, मेरे जो रॉ मटेरियल है। ओके, अच्छा एक और चीज, हर बार डिमांड आएगी, मैं हर बार अकाउंटिंग करने बैठूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, समझ रहे हो? तो उन्होंने इस डिफिकल्टी को रिकॉग्नाइज किया इंडस्ट्री द्वारा। उन्होंने कहा कि ब्लैक फ्लशिंग टेक्निक है, ब्लैक बैक फ्लशिंग टेक्निक है। उसके अंदर क्या था, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दी। जापानीज इन मामलों में परफेक्ट है वो, अगर उनको पता है उनका एक मटेरियल, एक उनका आउटपुट निकला, तो वो बता देंगे हमारा इनपुट क्या क्या लगा होगा, और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बताएंगे वो कि इसके अंदर कितने ग्राम पेंट लगा होगा, कितनी बार इसकी कोटिंग हुई होगी, इसके अंदर कितना मेटल और स्टील व्हील लगा होगा, कितने प्लास्टिक के पार्ट्स आए होंगे, उनको हर चीज एकदम प्रिसाइज वे में पता होगी। ओके, तो उन्होंने कहा हम आउटपुट को देख के बता देंगे हमारा इनपुट कितना लगा। समझ रहे हो कितना, अगर 500 गाड़ी का आउटपुट आया तो हम बता देंगे बैक कैलकुलेट करके कि हमारा इनपुट कितना लगा होगा। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। बैक फ्लशिंग रिक्वायर्स नो डाटा एंट्री एट एनी काइंड until a finished product is completed।
क्या बात है यार, क्या बात है, सारा हमारा काम ही अकाउंटेंट लोगों का काम खत्म। सीए लोग घर बैठो, कॉस्ट अकाउंटेंट घर बैठो। ठीक है। बैक फ्लशिंग रिक्वायर्स नो डाटा एंट्री एट एनी काइंड until a finished product is completed. At the time the total amount finished is entered into a computer system which multiplies it by the component listed in the bill of material for each item produced. एंट्री करी और पुराना सारा उसने कैलकुलेट कर दिया. This yield a lengthy list of components that should have been used in the production process and which are subtracted from the beginning inventory balance to arrive at the amount of inventory that should be left on hand. Given the large transaction value associated with this, this is an ideal situation to the problem. हम मेरी बात समझ गए ना? बहुत इजी तरीके से लिखा है कि जो उनका फिनिश प्रोडक्ट बना, उन्होंने उसको सिस्टम में डाला और उसने बता दिया कि उसका कितना प्रोडक्शन में माल यूटिलाइज हुआ होगा इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, और उसको उसने ओपनिंग स्टॉक से लेस कर दिया. फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इतना पड़ा होना चाहिए हमारे स्टोर्स के अंदर, एंड में हम उसको चेक कर लेंगे. हमने कहा ठीक है, जिट के अंदर बहुत ट्रांजेक्शन, हम इसको इसी तरीके से कर लेंगे. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत जापानी हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ठीक है, हमें समझ में आता है. बेटा देखो, कटआउट कटआउट, ये कटआउट है. ठीक है, न्यूज़पेपर का, अभी लेटेस्ट ही है. इसके अंदर क्या है, इन 1970s. देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आप देखोगे इसका जो हेडिंग है, कोविड-19 हैज अपएंडेड अ की मैनेजमेंट प्रिंसिपल और हैजर्ड. इसके अंदर वो बता रहा है कि कोविड के अंदर ये ज्यादा यूज में आने लग गया. बट इसका हमेशा ही फायदा नहीं है ना, समझ रहे हो ना. जस्ट इन टाइम, अगर डिमांड एकदम से ज्यादा आ गई और मेरे पास सप्लाई करने के लिए जस्ट इन टाइम में इतने सप्लायर्स ही नहीं है, मेरे को लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है. अब इसके न्यूज पढ़ते हैं. 1970, ये सारी है ना जापानीज कंपनी नहीं कर रहा, मोस्टली टोयोटा नहीं कर रहा है. सारे के सारे जो हमें पढ़ रहे हैं ना, इनके टोयोटा के चक्कर नहीं पड़ रहे हैं. द जापानीज ऑटोमोटिव जायंट टोयोटा gave the world an efficient system and cost saving management strategy named just in time inventory. Like the name suggests, the company ordered parts only when it received new orders of cars. To give a clear picture, the inventory management system developed by Mr. Taiichi Ohno, a Toyota industrial engineer, was aimed at aligning production, eliminating waste, and help producers forecast demand accurately. ओके. ये जीट आया और रेवोल्यूशनाइज हो गया भाई. हर जगह हर बंदा कह रहा है यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, कि हम उसी समय मनवाएंगे. अब मेरी बात सुनो, जिट कर कौन सकता है बेटा? जो हमारे छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर वो जिट कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते. ये जो बड़ी कंपनी है ना, जिनके ऊपर कमांड उनके सप्लायर्स के ऊपर, बेटा कोई ना कोई तो इन्वेंट्री को कैरी कर रहा है ना. जिट वाले क्या कर रहे हैं, हम ना कैरी कर रखे, हम अपने सप्लायर से कैरी करवाएं, हम अपनी उस कॉस्ट को बचाएं. समझ रहे हो? बट अगर आप एक बड़ी कंपनी में काम करो तो आप अपने पर्सपेक्टिव से जिट के, अगर आप जिट कर सकते हो आप करोगे. आप थोड़ा सा अपने सप्लायर्स को करो, आप होल्ड करो, हम होल्ड नहीं करेंगे, आप हमारे लिए आप इन्वेंट्री होल्ड करो. समझ रहे हो? तो बड़ी कंपनी है ना, जिट में वही ज्यादातर आ सकती है. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. इससे किसको लॉस हुआ? जिट से किसको लॉस हुआ? ठीक है. अनफॉर्चुनेटली द जिट इन्वेंट्री कॉस्ट टोयोटा ऑपरेशन टू नियरली कम टू अ हॉल्ट आफ्टर a fire in 1997 at company's automotive part supplier. एक पार्ट सप्लायर था एशिनिन, उसके वहां पे फायर लग गई. उसके वजह से टोयोटा का कितना लॉस हुआ, क्योंकि वो आगे सप्लाई नहीं कर पा रहा था, डिमांड को मीट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सप्लायर की फैक्ट्री में आग लग गई. Severely impacted its capacity to produce certain parts. Toyota lost 160 billion yens as a consequence of fire, जो उसके सप्लायर के वहां पर हुआ. ओके. समझ में आते? जिट आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. केजन कॉस्टिंग. केजन कॉस्टिंग, केजन कॉस्टिंग क्या है बेटा? केजन कॉस्टिंग को सिर्फ उनका एक मंत्र है केजन कॉस्टिंग का, कि कॉन्टिन्यूस हमें इम्प्रूव करना. कोई भी प्रोसेस कैसे भी चल रहा है, किसी भी प्रोसेस, कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो या प्रोडक्शन का काम हो, जो कुछ भी हो, हमें हर एक प्रोसेस के अंदर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेके आनी है. केजन कॉस्टिंग जैसे एक ह्यूमन बीइंग है जिसको हमेशा इम्प्रूवमेंट लेकर आनी थी अपने अंदर. ठीक है. केजन कॉस्टिंग को आप इसके अंदर क्वेश्चन यही बन सकता है कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मंत्रा कौन सी कॉस्टिंग, कौन से टेक्निक के अंदर दे रखा है, तो केजन कॉस्टिंग. इसका मेरे को नहीं लगता और कोई ऐसा कोई अजीब सा क्वेश्चन बन सकता है. केजन कॉस्टिंग का आप ध्यान रखो कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है. ठीक है. मासाका की इमाई, ये जो भी है मासा की इमाई, इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. ये सारे जापानीज लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में दिया. केजन मेड अ फेमस थ्रू हिज बुक केजन द की टू जापान कॉम्पिटिटिव सक्सेस. भाई हम क्यों इतना सक्सीड करते हैं जापानीज लोग, कि हमने कुछ कुछ ऐसी थ्योरी बनाई, उसमें से एक केजन है. ठीक है. केजन मतलब कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट.
अभी केजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। सिर्फ नॉर्मल रीडिंग है बट इतना ही इनसफिशिएंट है, आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट से याद करोगे, ये सफाइस करेगा आगे एग्जाम के लिए, ठीक है। द सिस्टम सी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एट एक्सेप्टेबल कॉस्ट, कि हाँ भाई जो कॉस्टिंग हमें मिली मतलब ठीक है, ज्यादा भी हवा में नहीं उड़ना, आप इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते हो। ये नहीं है कि आप बहुत तगड़ी कॉस्ट लगा दो उस इम्प्रूवमेंट के लिए ताकि आपको इतना पैसा आगे से मिले ना। इट एनकरेजेस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देयर आर नो लिमिट्स टू लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। पता नहीं, इंसान को इम्प्रूव करने की कोई मतलब लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इम्प्रूव कर सकता है। एक कंपनी एक प्रोसेस को आप जितना मर्जी इम्प्रूव कर सकते हो, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आप किसी भी प्रोसेस को किसी भी हद तक लेके जा सकते हो। आजकल कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, हर बंदा स्टैंडर्ड को चैलेंज करना चाहता है। केजन स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है, कह रहा है कि हमें और अच्छा करना है, हमें और अच्छा करना है। ऐसे हमने काफी पढ़ा था कॉस्ट रिडक्शन के अंदर, ठीक है, पोपटलाल। ऐसे ही क्या है केजन के अंदर, केजन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करो। Kaizen involves setting standards, then continually improving these standards to achieve long-term sustainable improvement. Okay, समझ में आता है। The focus is on eliminating waste, improving system and improving productivity. Involves all employee and all area of the business. ठीक है, इसके अंदर सारे एम्प्लॉय, सारे मतलब एरियाज ऑफ बिजनेस आता है। कोई भी ऐसा बिजनेस का एरिया जिसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये सोच लेके आगे बढ़ते हैं। वेस्ट कौन से बेटा, 7 वेस्ट 7 याद करवाए थे ना। एमडी क्या चाहता है, एमडी वांट्स अस नॉट टू ओवर प्रोड्यूस एंड ओवर प्रोसेस विट ऑन द फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। एमडी, एम से क्या मोशन, डी से क्या डिफेक्ट्स, ओवर प्रोड्यूस नहीं करना, ओवर प्रोसेस भी नहीं करना, डब्ल्यू से क्या वेस्ट, वेस्ट ही है, आई से इन्वेंट्री, टी से ट्रांसपोर्टेशन, वी से डब्ल्यू से सॉरी वेटिंग था, ठीक है, आई एम सॉरी, डब्ल्यू से वेटिंग। MD wants us not to overproduce and overprocess wit on the floor. W से वेटिंग, वेटिंग किसका, हमारे लेबर का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आई है 5S, जापानी 5S लेकर आए हम, ठीक है। इसका जापानीज के अंदर इसका कुछ और मतलब, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, सॉर्ट सर्टेन ऑर्डर शाइन, ये भी बताता हूँ मैं इसको जापानीज उन्होंने क्या बोला, ठीक है। जापानीज के अंदर क्या है, अब बेटे 5S को ना एक मोटर मोटर वर्कशॉप की तरह आप सोचो, ठीक है। वर्कशॉप है जिसके अंदर सारे टूल्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले एक जो मैकेनिक का होगा ना, उसको क्या कहेगा कि मैं सारे टूल्स को सॉर्ट करूँ, ठीक है। हम सॉर्ट करके ये कौन सा टूल कहाँ पड़ा है, मेरे को क्या क्या चाहिए, उसको सॉर्ट करके रख दिया नीचे, ठीक है। उसको सेट इन ऑर्डर करेंगे हम कि हमें कैसे उसको लगाना है। उसने कहा पहले हम सॉर्ट करेंगे, मेक वर्क इजियर बाय एलिमिनेटिंग ऑब्स्टिकल एंड evaluate necessary item with regard to cost and other factor, reduce chance of being disturbed with unnecessary item। ये नहीं कि बेटा हम पाना ढूंढते रहे, कह रहे पहले सॉर्ट कर लो, प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ अननेसेसरी आइटम, ठीक है। अननेसेसरी आइटम अगर है उसको तो आप बाहर फेंको, ठीक है। खामा खाई आपने एक ही नंबर के 10 पाने रखे हो, कोई फायदा नहीं उसका। आप जो भी है आप उसको सॉर्ट करो कि मेरे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आपने उसको सॉर्ट करके एक जगह रख दिया। हाँ हमने सॉर्ट कर लिया भाई, ये चीज़ है, सॉर्ट करके रख दिया मैं, ये चीज़ है, इस नंबर का ये नंबर की बात है, इस नंबर का इधर पड़ा हुआ है, डन। अब उसने कहा इसको एक ऑर्डर में आप लगा दो, छोटे से बड़ा हम इसको ऑर्डर में लगा रहे हैं। पहले हमने सॉर्ट किया मेरे पास क्या क्या है, अब इसको हमने एक ऑर्डर में लगा दी। पता चल जाएगा जब मैं फ्लोर पे आऊंगा ना, हाँ मैं देखते ही बता दूंगा मेरे को ये नंबर वाला चाहिए, आ जाओ ये वाला नंबर मेरे को, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो भी मेरे को ये चाहिए आप मेरे को ये निकाल के दे दो। हमने सेट इन ऑर्डर करेंगे, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे, जैसा भी आपका नेचर ऑफ ऑपरेशन है। अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम into their most efficient and accessible arrangement so that they can be easily selected for use and make workflow smooth and easy। ओके समझ में आता है। ensure first in first out basis so that is easy to find and pick up necessary item। ओके, अगर ऐसा भी कुछ है कि जिसमें फीफो मेथड हम लगा सकते हैं, हम वो लगा लेंगे। प्लेस कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूज, जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं ना कंपोनेंट, उसको आप आगे रखो, जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहा है उनका पीछे रखो। जापानी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना कि बंदा ढूंढे आ रहा है कि हाँ भाई कहाँ पर है, कौन सा क्या कर, ये क्या यूज करना है। जो फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसको आप पास रखो, ठीक है। बहुत मैकेनिकल चीज है बट बेटे फैक्ट्री के अंदर यही चीजें ज्यादा ध्यान में रखी जाती है, ठीक। किसी फैक्ट्री में अगर घुसोगे तो देखो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो सबसे आगे पड़ा, उसको सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उसको सबसे ज्यादा मेंटेन किया जाता है। सॉर्ट सेट इन ऑर्डर, हमने कहा ठीक है सॉर्ट कर दिया, सेट इन ऑर्डर कर दिया। आपको पता ना जापानीज लोग माने जाते हैं कि वो बहुत साफ सफाई रखते हैं।
अपने स्टूडेंट्स मतलब जो उनके जो बच्चे होते हैं स्कूल स्कूल के अंदर ही वो शायद मैंने देखा है काफ़ी जगह पढ़ा भी है कि वो अपने टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं। तो उनके लिए शाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक प्रोडक्ट को हर एक उनके स्पेयर पार्ट को वो शाइन करके रखते हैं। आपने यूज़ किया, आप शाइन करो। क्लीन योर वर्क प्लेस ऑन डेली बेसिस कम्प्लीटली और सेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कीप वर्क प्लेस सेफ, इजी टू वर्क, क्लीन एंड प्लीजिंग टू वर्क इन। आपको काम करने में मजा आए, ये नहीं ना आपको इक्विपमेंट देखो गंदा पड़ा तो आपको मन ना करे। पहले सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन। ओके सर, समझ में आता है। सॉर्ट कर देंगे, सेट इन ऑर्डर लगा दिया, हम उसको साफ भी करते रहेंगे। इसके बाद क्या करें बेटा, जब आपने ये चीज़ें कर दी ना कि पहले हम सॉर्ट कर देंगे, सेट इन ऑर्डर करेंगे और उसके जब भी यूज़ करेंगे उसको हम शाइन करेंगे। हमें समझ में आता है आपने कहा। फिर आपने कहा ये स्टैंडर्ड है, ये सबको मानना पड़ेगा। आपने कहा इसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, हम लिख के रखें कि सारे ऐसे काम करेंगे। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स को हैंडल करने का तरीका डेलिकेट होता है, कुछ एक्सपेंसिव मशीनरीज होती हैं, तो आपने उसको स्टैंडर्डाइज करके लिख के रख दिया कि हाँ भाई आप इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यू विल वर्क ऑन दिस मशीन। और ये स्टैंडर्ड तरीके से ही काम होगा, कोई अपनी मर्जी से नहीं मामा चाचा को लेके काम कर रहा है, जो भी कर रहा है कोई भी, कोई नॉन टेक्निकल, जैसे अगर आप हेल्प ले रहे हो तो आपको उससे नॉन टेक्निकल वाले से हेल्प नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट मशीन है, एक्सपेंसिव मशीन है। ओके, समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टैंडर्डाइज योर बेस्ट प्रैक्टिस इन अ वर्क एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एक हाई इंटेंसिटी काम हो रहा है, वहाँ पे लोगों को हटो यहाँ से निकलो, हम बेस्ट प्रैक्टिस को स्टैंडर्ड बना लेंगे। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स, ऑर्डर लाइंस, एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड्स के आप हिसाब से काम करो, हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। हर एक प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्ड है, आपको पता है हर एक प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्ड। मैनेजर्स करते क्या, स्टैंडर्ड भी तो आके देखते रहते कि हाँ भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा नहीं हो रहा। इसके बाद आप ही ने बोल दिया कि क्या चाहिए, अभी स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए हमें उस स्टैंडर्ड को सस्टेन करना। मैनेजर आ रहे हैं, हाँ भी सब ठीक हो रहा नहीं हो रहा, हम चेक कर रहे हैं, भाई इसने साफ किया नहीं, सॉर्ट किया नहीं किया, सस्टेन किया नहीं किया, शाइन किया नहीं किया, हम देखेंगे कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, नॉट हार्मफुल टू एनीवन, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन टू मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर, ऑल्सो ट्रांसलेट एज टू डू विदाउट बीइंग टोल्ड। आप सस्टेन करो उस चीज को। ठीक है, कोई अगर आपको नहीं बता रहा, आप ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड दिया गया, ये सारी जो प्रोसेस आपको बताया गया, इसको सस्टेन करो। ठीक है, अभी इसका जो ये जापानीज वर्ड है, ठीक है, ये भी आप एक बार याद कर लेना, ये थियरी। ठीक है, शॉर्ट का थियरी, क्योंकि आई डोंट मतलब ये क्या पता वो दे दे वाला एमसीक्यू के अंदर शीट है ना, मेरे को इसको पता नहीं आप कैसे करते हैं। सेसियो, सिकेत्सु, सित्सुके। ठीक है, ये भी एक बार आप नजर मार लेना। ओके, 5S समझ में आता है। ठीक है, 5S समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और थ्योरी के ऊपर, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। बेटे इसके अंदर कोर कोर चीज क्या है, जो हमारी मशीन है ना, जो हमारी मशीन है हम उसको खराब कभी नहीं होने देंगे, हम उसको मेंटेन करेंगे, प्रोडक्टिव हमारी प्रोडक्शन लाजवाब होगी। हम ऐसी सरप्राइज टेक भी कर लेंगे, स्केड्यूल मेंटेनेंस भी जाके, ये कोर मशीन के ऊपर जाके बात कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कोर फैक्ट्री के अंदर कोर मशीन के ऊपर जाके बात कर रहा है कि कोई मशीन खराब नहीं होनी चाहिए। बेटा ये भी टोयोटा ही लेकर आया, टोयोटा का कोई उसका सप्लायर था, तो वही लेकर आया, निपॉन डेंसो करके है, ये उसका सप्लायर लेकर आया। समझ में आती है बात। इसके अंदर क्या है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपको समझ में आ रहा है, मेंटेनेंस है, हमें मेंटेन करके चलना है इसको। ठीक है, हमारी मशीनरी खराब वराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, total productive maintenance is a system of maintaining and improving the integrity and production and quality system. Okay, integrity of production and quality system। वो कह रहा है मेंटेन करके चलेंगे, हम मेंटेन करके चलेंगे और इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्शन, इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। ओके, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे बेटा, उसने 4-5 चीज़ें 8 चीज़ें बता दी हैं। आप इसको ध्यान रखो ताकि आपको कॉन्टिन्यूस, आपको कोई मतलब कभी भी आपका ब्रेक डाउन हो मशीन। वो चाहता है कि इसमें ब्रेक डाउन ना है मशीन, मेरा धंधा नहीं रुकना चाहिए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। अब बेटे जो ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट कुछ हमारे जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर्स भी होते हैं, कुछ मशीनरी के ऑडिटर्स भी होते हैं। एक इंजीनियर को हमने रखा है, मैकेनिकल इंजीनियर्स को, अच्छा खासा, जो थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं। वो ऐसे सरप्राइज चेक करने की मशीन आप ढंग से मेंटेन कर रहे हो नहीं, क्योंकि भाई करोड़ों की मशीन है, उसके लिए भी एक ऑडिटर है, वो भी चेक कर रहा था कि हाँ मशीन ढंग से मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस वही है। ठीक है, दिस इज डन थ्रू मशीन इक्विपमेंट प्रोसेस एंड एम्प्लॉय दैट एड वैल्यू टू बिजनेस ऑपरेशन।
This concept was first introduced by Nippon Denso of Japan, a supplier of Toyota Motors Company. Okay. TPN helps in keeping all equipment in top working condition so as to avoid breakdowns and delay in manufacturing process. कह रहे ब्रेकडाउन और डिले से तो हमें लॉस उठाना ही नहीं है बेटा। जैसे अगर मशीन का ब्रेकडाउन हुआ ना, आप समझो, जैसी मशीन का ब्रेकडाउन हुआ ना, आपकी डिमांड को मीट करने के लिए आपका कोई कॉम्पिटिटर तो आ गया सामान बेचने के लिए, आपका उधर तो लॉस हुआ, आपकी सेल नहीं हुई, आपका लेबर, आपका मशीन खाली पड़ी है जिसको आपने रेंट पे ले रखा है, आपकी मशीन खाली पड़ी है और आपका लेबर जो आपने बिठा रखा है वो भी खाली पड़ा है। ये तो पाप है फैक्ट्री के लिए, दिस इज पाप। तो उन्होंने कहा हमें टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। हम सीधा मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि हमारी जो मशीन है बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन में काम आ रही है, कोई ब्रेकडाउन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिले नहीं होना चाहिए। कैसन कैसन करे इसको, ठीक है। टीपीएम के गोल्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो डिफेक्ट्स, जीरो डिफेक्ट्स जो हमारे आउटपुट लेगा उसमें जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। जीरो ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, और वो कहते हैं इसको ध्यान रखते हुए कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सेफ्टी उनका प्राइम, अभी मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं कि मशीन को आप मेंटेन करना है, तो दे आर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एक्सीडेंट, कि किसी एम्प्लॉय को कुछ खराब मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन, समझ में आती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पार्ट है इसके, इसको हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। आप 2-3 बार पढ़ना है इसको ताकि आपको एक बार ध्यान हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, कभी भी मतलब मेंटेनेंस आप करने के लिए बैठ गए कि आपको दिख रहा है कि कुछ खराबी है, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस हो रही है। प्लान मेंटेनेंस हर 3 महीने में पर्टिकुलर मशीन का हम और जैसे अब गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, आपने कहा कि प्लान मेंटेनेंस है, हर इतने यूनिट्स बनाने के बाद इसके अंदर हम इसको हम चेक करेंगे, इसके अंदर हम कुछ ऑयल चेंज करेंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, हम उसको अंदर इनपुट करेंगे मशीन को मेंटेन। प्लान मेंटेनेंस एक, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस एक, प्लान मेंटेनेंस। फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, इसका मेन मंत्र यही है। जो हमारे मशीनरीज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट निकलेंगे, हम फोकस उस पर इम्प्रूवमेंट हमारा रहेगा ही रहेगा। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, इक्विपमेंट के मैनेजमेंट में कभी भी देरी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो इधर फोकस है वो जीरो ब्रेकडाउन का है। अगर आपका मैनेजमेंट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट अगर डिले हो गया तो ब्रेकडाउन हो सकते हैं, ठीक है। फोकस्ड इम्प्रूवमेंट जो है वो जीरो डिफेक्ट्स की तरफ हमें इंक्लाइन करता है कि डिफेक्ट्स कोई नहीं चाहिए। अभी ये प्लान मेंटेनेंस और अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट में क्या है? प्लान मेंटेनेंस और अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट में क्या है? प्लान मेंटेनेंस कहता है आपको मेंटेन करना रखना है आपकी जो आपकी मशीनरी है। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ये इक्विपमेंट मैनेजमेंट एक स्टेप आगे जाता है कि आपको वो भी ध्यान रखना है कि कब आपको मशीन को चेंज करना है। समझ रहे हो कि कब कब मतलब कि मशीन अब ढंग से काम नहीं कर रही, उसको थोड़ा सा ऑपरेशन उसका स्लो हो गया है, हमें उसको मैनेज करके चलना है, इसको हमें बेचना है और दूसरे इक्विपमेंट को लेकर आना है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, हमें वो भी ध्यान रखना है। ओके। क्वालिटी मेंटेनेंस, जो हमारा गुड्स हमें मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, उसके क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है, जीरो डिफेक्ट्स पे लेके आना है, क्वालिटी मेंटेनेंस। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो हमारा फ्लोर पे है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हैं, उनको हमें कॉन्टिन्यूसली एडुकेट करना है, ट्रेन करना है। हमारे अभी इनका एक कंटेंशन था कि टीपीएम, वैसे तो टीपीएम हमें समझ में आ रहा है कि मेनली मशीनरी से लिंक्ड है, बट वो कहते हैं हम टीपीएम को ऑफिस में भी लेके चले जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर भी हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूव करते रहेंगे, उसमें भी हम स्टैंडर्ड बना देंगे कि इसके अंदर भाई ऑफिस का भी एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम मेंटेन करके चले, कि ऐसे ऐसे काम होना है ऑफिस के अंदर। क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनेंगी, मंथली रिपोर्ट्स बनेंगी, कुछ ऑडिट्स होंगी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर उसको भी उन्होंने प्रोडक्टिव मेंटेन टीपीएम में वो ले गए, जबरदस्ती का ले गए, ठीक है। आपको याद रखना है कि टीपीएम इन ऑफिस मेंटेनेंस भी एक करके चीज़ है कि टीपीएम स्ट्रिक्टली फैक्ट्री के लिए नहीं है और उसको हम ऑफिस में भी लगा सकते हैं। और एक चीज़, जीरो एक्सीडेंट का सिर्फ एक पॉइंट उन्होंने बोला, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इन सब के अंदर सबसे ऊपर हम सेफ्टी को रखेंगे। इसके अंदर आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक निप्पो डेंसो, ठीक है, मैसेज निप्पो डेंसो जो जिसने यूज़ किया। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस किसके लिए? कि मशीनरी का है, किसके लिए इसको ध्यान रखना है? जीरो ब्रेकडाउन होने चाहिए, उसका मेन फोकस है जीरो ब्रेकडाउन एंड डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके अंदर 3 पार्ट क्या है? जीरो डिफेक्ट्स, जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो एक्सीडेंट्स।
इसके अंदर वो ये 8 चीज़ों में से आपको कुछ एक एमसीक्यू बना देगा कि कौन सा किसका पार्ट, इसके अंदर टीपीएफ के अंदर कौन कौन सा पार्ट नहीं आता, कोई भी आपको एक वो बना के दे देगा। तो इसको आप एक बार आपने पढ़ लिया, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, प्लान्ड मेंटेनेंस, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, हमें जीरो डिफेक्ट की तरफ जाना है, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, इक्विपमेंट चेंज करना है, इसी से काम करना है। क्वालिटी मेंटेनेंस, जीरो डिफेक्ट्स की तरफ जाना है, क्वालिटी मेंटेन करके चलना है हमेशा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो हमारे एम्प्लॉयज है फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव। टीपीएम को हम ऑफिस में भी लगा सकते हैं, ये कह रहे थे कि भाई आप टीपीएम सिर्फ फैक्ट्री के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप उसको ऑफिस में भी लगाओ, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करो, ठीक है। इम्प्रूव एंड इंटीग्रेटिव प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम, जो क्वालिटी सिस्टम ऑफिस के अंदर है, जो सिस्टम ऑफिस के नाम बना रखा है, उसको भी हम मेंटेन करके चलो। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जीरो एक्सीडेंट, समझ में आता है। ये टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक, ये सियाची नाकाजिमा इन्होंने दिया था, सियाची नाकाजिमा। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने का बात हमें समझ में आती है, आपने कह दिया कि ये करो ये करो, इसको हम टेस्ट कैसे करें, टेस्ट करना है ना, इसको हम टेस्ट कैसे करें कि हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर पाए या नहीं कर पाए। जीरो ब्रेकडाउन, कोई डिले नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ बोल दिया आपने, हम पता कैसे चले। एक बार भी ब्रेकडाउन हो गया तो हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आई नहीं, एक बार भी ब्रेकडाउन हो गया, कुछ ऐसा तो हो सकता है बेटा, धरती है, कुछ भी हो सकता है। चलो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टीपीएम, कह रहा भाई हाँ ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आती है, हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। बेटा इधर भी इसमें देखो, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। फिर से आ गया ना फैक्ट्री पे, बात भी पलट गया ना ये, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, इन्होंने दिया, हमने तो दिया नहीं है। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मेजर, द मोस्ट important approach to measurement of TPM performance is also known as overall equipment effectiveness measures. The calculation of OE's measure requires identification of 6 big laws. Equipment failure and breakdown, सेटअप एंड एडजस्टमेंट, ठीक है, कि सेटअप करने में कितना टाइम लग रहा है, एडजस्टमेंट करने में कितना टाइम लग रहा है, अगर कोई हमें दूसरे प्रोसेस के ऊपर मतलब आगे बढ़ना है तो। आइडल एंड माइनर स्टॉपेज, आइडल टाइमिंग और माइनर स्टॉपेजेस हैं, ठीक है, कि एक प्रोसेस में दूसरे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, कितना आइडल टाइम है, कितने स्टॉपेजेस है, अगर हमें दूसरा कोई अगर प्रोडक्ट बना तो उसको कुछ ठंडा होना है, फिर कुछ पर्टिकुलर एक टाइम लगेगा, स्टॉपेजेस क्या क्या है। इक्विपमेंट का रिड्यूस स्पीड, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट आ गया ना, रिड्यूस स्पीड, रिड्यूस यील्ड, ये क्या है बेटा, जो आउटपुट निकाल रही है ना मशीन, वो अब कम निकाल रही है, एंड में आते आते बेटा कुछ कोई मशीन होती है ना, पहले तो बहुत अच्छा काम करेगी, हाँ भी प्रिंटर बढ़िया बढ़िया ले लो, हमारे एकदम काले काले प्रिंट आ रहे हैं, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो कम कम होने लग जाती है, बहुत धीरे धीरे भाई प्रिंट चल रहा है, धीरे धीरे करके निकाल रही है, बहुत धीरे धीरे भाई प्रिंटर निकल रहा है, ठीक है। रिड्यूस यील्ड, क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड रीवर्क, जो हमारा इनपुट आउटपुट निकल रहा है मजा नहीं आ रहा, डिफेक्ट्स बहुत है, रिवर्क बहुत करना पड़ रहा है हमें, कह रहे इस हम 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब इसका हम टीपीएम जब हम करेंगे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, का ठीक है, बताओ कैसे हम इसको चेक करें, हम पेपर पे कैसे लिख के दें। उसने कहा ये परफॉर्मेंस, मशीन का परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, ब्रेकडाउन की बात कर रहा है। पहले परफॉर्मेंस में क्या आ रहा है, स्पीड एंड यील्ड, परफॉर्मेंस में वो किसकी बात कर रहा है, स्पीड एंड यील्ड। अवेलेबिलिटी में क्या कर रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं हो रहा, आइडल टाइम है, सेटअप का टाइम है या नहीं है, आइडल टाइम कितना है, अवेलेबिलिटी कितनी है मशीन की, कोई काम करने आ रहा है, ऐसे खड़ा तो नहीं हुआ कि भाई हाँ मशीन मिलेगी तो मैं काम करूंगा, जैसे हम खड़े रहते हैं स्कैनर के बाद कि हाँ जब तू हटेगा तब मैं स्कैन करूंगा डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी के डिफेक्ट्स क्या है, रिवर्क करना पड़ रहा है क्या नहीं, वो कह रहा है आप इन तीनों को इंटू करो। परफॉर्मेंस हमें 100% चाहिए, अवेलेबिलिटी हमें 100% चाहिए, क्वालिटी हमें 100% चाहिए, ओई 100% कर दे, ओई 100% कर दे भाई, नाका जमा कह रहा 100% कर दो नाका जमा कह रहा 100% कर दो। नाका जामा ने भी बोला, कह रहे यार नाकी जामा कहते हैं कि 85% से ऊपर कर रहे हो ना, हम खुश हैं, 85%, बेटा 85% कह रहा है वो, ठीक है, टोटल 85। अभी उसने क्या बोला, अगर अवेलेबिलिटी 90% से ऊपर है चलेगा, परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मशीन की परफॉर्मेंस, हमारी अवेलेबिलिटी या मशीन की अवेलेबिलिटी, मशीन की परफॉर्मेंस 95% से ऊपर है चलेगा, नाकाजामा जी कह रहे हैं चलेगा।
क्वालिटी 99% से ऊपर होनी चाहिए। आपका जो आउटपुट निकला उसका 99% से होना चाहिए। आप इसको इंटू करो, कितना आ रहा है आप चेक करो। मैं भी जरा इंटू करता हूँ, आप भी इसको इंटू करो, ठीक है। इसको हम इंटू कर रहे हैं 9 इंटू 0.95, ठीक है। 85 ये तो पहले, ओहो ये तो नीचे चला गया, 85.85 हो गया, 85.5 आ गया है तो ठीक है। करो इसको आगे करो, 85.5, 85.5 इंटू 0.99, 84.645। चलो ठीक है, हमने थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करके, नाका जामा ने बोला कि 85, नाका जीमा ने बोला 85% है। हमने इन तीनों को इंटू किया, 85% आ रहा है। OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस नाकी जामा कहते हैं 85%, अवेलेबिलिटी 90%, परफॉर्मेंस 95% एंड क्वालिटी 99%। ठीक है, हमें बात समझ में आती है। बेटा अगर इसको आप आज के सिनेरियो में देखो, बहुत डिफिकल्ट है चीज़। आज के सिनेरियो में अगर 50% से भी ऊपर है ना, स्कॉलर्स ने बोला अगर 50% से भी ऊपर है तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हो। ठीक है, हमें समझ में आती है, समझ में आता है जी आपको TPM। अब हम अगले पे बढ़े, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? A subsection of WIT and lean system is cellular manufacturing. It encompasses a group of technology. The goal of manufacturing are, बेटा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग मोटी मोटी बात बताती हूँ। जो कन्वेयर बेल्ट होती है ना, कन्वेयर बेल्ट एक तरह का क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो मूवमेंट हो रहा है। पहले ये पर्टिकुलर बंदा एक कन्वेयर बेल्ट पे एक यू कलर का सिस्टम बन के आ रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कैसे। ऐसे पहले रॉ मटेरियल आया, ठीक है, पंचिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट घूमी जा रही है, हाँ भाई जा, मैंने अपना काम कर दिया। आगे फॉर्मिंग हो रही है, वेल्डिंग का काम चल रहा है, हर एक इस बेल्ट के अंदर बंदा काम करे आ रहा है। फिनिशिंग हुई, हमने फिनिश गुड्स बनाया और एंड में दे दिया। समझ रहे हो, फालतू की मूवमेंट नहीं, फटाफट काम ऐसा घूमता हुआ ऑटोमेटिक बनता हुआ बाहर चला गया। यहाँ से रॉ मटेरियल इनटू और वहां से फिनिश गुड्स बाहर। कोई फालतू का मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सबके एकदम जो भी बंदा खड़ा उसके सामने सामान आ रहा है, उस पर काम कर रहा है, फिर वो आगे जा रहा है। इसको हम सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब बड़ी बड़ी जो भी असेंबली लाइन्स है ना, तो मैं काफ़ी असेंबली लाइन्स में गया हूँ, टीवी की बड़ी बड़ी जो असेंबली लाइन्स है अपना, ये सोनीपत वोनीपत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। इसमें क्या होता है, बाहर से LED आते हैं, LED टीवी, उसका कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, स्क्रीन आते हैं फ्लैट टीवी के, वो ऐसे आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो अटैच करते हैं। एक बंदा ये डब्बे में पैक करता है, तो प्लास्टिक वाला काम करता है, साउंड बार लगते हैं, बंद करते हैं टीवी को और ख़त्म, टीवी बन गया। ऐसी असेंबली लाइन के अंदर जनरली ना सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या? असेंबली लाइन, जो असेंबली का काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हैं। एक बंदा एक चीज़ असेंबल कर रहा है, दूसरा दूसरी चीज़ असेंबल कर रहा है। ओके, बात समझ में आती है। इसका मेन मंत्र क्या है? टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, फटाफट काम करके आगे बेहतर हो, आगे बेहतर हो। मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। बेटा अगर ये कन्वेयर बेल्ट पे काम चल रहा है, मेरा जो काम है, अगर मेरे को एक स्क्रीन लगानी आती है, मैं और कुछ नहीं आता, मैं स्क्रीन लगाता रहूँगा। अगर कोई और कंप्यूटर आ गया, मैं भी उसकी स्क्रीन लगा दूंगा। तो वो क्या कहते हैं, मेक वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। आपके पास जो मशीन है और आपके पास जो लेबर है, वो एक ही टाइप का काम कर सकती है, ठीक है। ओके, समझ में आता है। मेकिंग एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। ओके, ये पेट हर जगह का सेम। इसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो हमें दिख ही रहा है कि कितना बेनिफिट्स हम पढ़ते हैं इसके बारे में। स्कैटर्ड प्रोसेस आर मर्ज टू फॉर्म शॉर्ट फोकस्ड पार्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस। एक ही प्लेस के अंदर स्कैटर्ड प्रोसेस को हमने एक ही जगह मर्ज कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फटाफट काम को खत्म कर दिया। बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव है। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल्स आर फैसिलिटेड। बीच में एक सुपरवाइजर आ गया, खड़ा हुआ देख रहे हैं, अभी कोई खराब कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, एक ही जगह से वो सब कुछ देख सकता है। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल्स आर फैसिलिटेटेड। समझ में आ रही है? यहीं पे खड़े खड़े उसको पता चल जाएगा कौन काम चोरी कर रहा है। वर्कर कैन मोर इजीली सी प्रॉब्लम्स और पॉसिबल इम्प्रूवमेंट विद इन देयर ओन सेल्फ। वेल्डिंग वाला इसको बोल देगा फॉर्मिंग वाले को, भाई क्या कर रहा है, बढ़िया नहीं आ रहा तेरा। या तो फिनिशिंग वाला वेल्डिंग वाले को बोल रहा है, भाई क्या बना कर दिया तूने, मैं आगे किसको मुंह दिखाऊंगा। समझ रहे? इजीली स्पॉट हो जाएगा। सर इसमें तो हमें बेनिफिट ही बेनिफिट दिख रहा है, कुछ खराबी है ही नहीं इसके अंदर, कुछ खराबी है ही नहीं इसके अंदर, सारा काम बढ़िया हो रहा है। एक बार ये आ रहा है, सारे काम कर रहा है उसके ऊपर और बाहर निकल रहा है। बेटा ऐसा नहीं है,
हर एक प्रोडक्शन वाइज ये डिफर करता है ना, आप समझो प्रोडक्ट कौन से टाइप का है। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें बीच में एक और प्रोसेस घुसाना पड़ गया कि आपको ये चीज़ भी उसके अंदर डालनी है, मेरे तो पूरा असेंबली लाइन खराब हो गई, पूरी वापस बनाना स्टार्ट कर दो, असेंबली लाइन चेंज करने लग जाऊंगा क्या हर बार? ये इसकी प्रॉब्लम है। देर आर number of possible limitation to implement cellular manufacturing. Some argue that cellular manufacturing can lead to a decrease in production flexibility. कोई कोई यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है। पहले पंचिंग वाला काम करेगा, तभी फॉर्मिंग वाला काम करेगा, तभी वेल्डिंग वाला काम करेगा। भी वेल्डिंग वाला अगर फ्री बैठा है, वो पंचिंग का काम कैसे कर लेगा? उसके बाद जब सारा काम हो गया तभी तो वेल्डिंग करेगा ना। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। Cells are typically designed to maintain a specific flow of volume of parts being produced. समझ में आती है? Should the demand or necessary quantity decrease, the cells may have to be realigned to match the new requirement. बेटा अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना, तो हमें उसको रीअलाइन करना पड़ेगा। कुछ वापस हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे उस प्रोसेस के अंदर, बाहर की डिमांड को देखते हुए, विच इज अ कॉस्टली ऑपरेशन। बेटा सेल्यूलर समझ में आ रही है? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इज अ कॉस्टली ऑपरेशन। अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ गए कभी, तो वैसे तो ठीक है, हाँ फटाफट काम चल रहा है, काम चल रहा है, बट अगर कभी कुछ चेंज करना पड़ गया तो पूरा आपका असेंबली लाइन खराब होगी। ठीक है? एंड नो वन टिपिकली रिक्वायर्ड इन अदर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप। ठीक है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग समझ में आता है? क्विकली हम बढ़ रहे हैं, बट हम समझ में आ रहा है ना? हम इसको समझ के कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, हमें कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो हम आंसर कर पाएंगे। ओके, आज के दिन का लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स सिग्मा। बेटे इससे पहले सब कुछ जापानियों ने दिया, सब कुछ जापानियों ने दिया। ये सिक्स सिग्मा है ना, ये आया यूएस से। जनरल जी आपको कंपनी पता है, जनरल इलेक्ट्रिक, ये उसने वो लेकर आई। और अभी ये इतने चालू है ना अमेरिकन। अभी आप कभी कभी आप केपीएमजी का कोई प्रोग्राम देखोगे ना, केपीएमजी जो अमेरिकन कंपनी जो भी होगा उसके अंदर आएगा ना, वो सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग देती है, वो इसको प्रमोट करते हैं। तो सिक्स सिग्मा, मैं जब एक पर्टिकुलर एमएनसी बैंक के अंदर था, तो उसके अंदर भी सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग होती थी। वो इसको ज्यादा अच्छे से मांगते थे। तो बैंक के अंदर ट्रेनिंग हो रही है सिक्स सिग्मा की, और बहुत ही सीरियस तरीके से ट्रेनिंग होती है। अगर आप उस एग्जाम में फेल हो गए तो मतलब आपको बाहर निकाल देंगे कंपनी से, ऐसा भी सीन है वहाँ पे। ठीक है? सिक्स सिग्मा क्या कहता है? कहते हैं भाई हमें जीरो डिफेक्ट चाहिए। प्रोडक्शन आप जैसे मर्जी करो, जो भी आपको इनपुट लगाना है, जो भी आपको कॉस्ट वॉस्ट लगाना है, हमें डिफेक्ट जीरो चाहिए। जो हमारा आउटपुट बन के आए उसमें कोई डिफेक्टिव आउटपुट ना हो, हमें उसके ऊपर हमारा फोकस है। हमने कहा ठीक है, पढ़ाओ इसके बारे में क्या है। इंजीनियर बिल स्मिथ इंट्रोड्यूस सिक्स सिग्मा while working at Motorola in 1986. Six Sigma became well known after Jack Welch, ये आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, जैक वेल made it focus on his business strategy at GE General Electric in 1995 and today is widely used in many sector of industries. Okay, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, सिक्स सिग्मा है क्या? सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, मेजर हाउ फार अ प्रोसेस डेविएट फ्रॉम परफेक्शन। कितना कितने से वो परफेक्शन से दूर है। द हायर द सिग्मा नंबर, जितना सिग्मा हाई होगा कि यहाँ भी जितना सिग्मा अच्छा है उतना ही परफॉर्मेंस परफेक्ट जा रही है। द क्लोजर द प्रोसेस टू परफेक्शन। ओके, द क्लोजर द प्रोसेस टू परफेक्शन, सिग्मा जितना हाई उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट, उतने कम डिफेक्ट्स। सिग्मा ने एक टर्म दी, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी, कह रहे हम डिफेक्ट्स को मान लेंगे। हम डिफेक्ट्स बट कितने मानेंगे आप सोचो, 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज और गेटिंग राइट। ठीक है, वो कह रहे हैं 1 मिलियन के अंदर ओनली 3.4 डिफेक्ट्स, 1 मिलियन इज 10 लाख, 1 मिलियन के अंदर 3.4 डिफेक्ट्स। इसको परसेंटेज वाइज टर्म के अंदर आप करोगे तो 99.99966% टाइम्स राइट होना चाहिए, बाकी टाइम डिफेक्ट्स हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, इतना लीनियंट है। It is possible to develop ways of reducing defects by measuring level of defects in a process and discovering the causes. अगर आप कॉज को, प्रोसेस के अंदर क्या डिफेक्ट्स आप पता करो, उसके कॉजेज बताओ, उसको ठीक करो। सिग्मा कहता है हमें जीरो डिफेक्ट चाहिए, जीरो डिफेक्ट, बेसिकली जीरो डिफेक्ट्स। बट आप 3.4 को याद रखना, कभी 3.4 का एमसीक्यू आ जाए। एक सिग्मा आया है, डिफेक्ट का परसेंटेज देखो, डिफेक्टिव परसेंटेज 69 और 31% यील्ड। इसमें क्या है भाई, लॉस लॉस लॉस।
2 सिग्मा, 31% डिफेक्टिव और 69% अच्छा। तो उसने कहा भाई नॉन कॉम्पिटिटिव, मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, मार्केट में सारे ऐसा काम कर रहे हैं, आपसे बेटर काम कर रहे हैं, आपसे अच्छा बना लेंगे। फिर मैंने कहा डिफेक्टिव परसेंट 6.7% मान सकते हो, 100 में से 6.7 खराब हो रहे हैं बस, ठीक है इंडस्ट्री के एवरेज आ गए हो, एवरेज इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग हो आप, 6.7 समझ में आता है, 6.7% नॉर्मल लॉस आपका लॉस हो रहा है। 100 प्रोडक्ट आपने बनाए, उसमें 6.7 खराब निकली, आप इंडस्ट्री के एवरेज आ गए। अब बताइए 0.62, 100 में से सिर्फ 0.62 खराब है, आप एवरेज से अच्छा कर रहे हो। आपने 6-7 यूनिट जो फालतू बनाई ना, आप एवरेज से अच्छा कर रहे हो। आप समझ रहे हो 100 के अंदर सिर्फ आधी यूनिट खराब हो रही है। फिर आई 1000 के अंदर 0.023 यूनिट खराब हो रही है। 1000 यूनिट बनाई तो 23 यूनिट खराब हुई, ठीक है। 1000 यूनिट के अंदर 23 यूनिट खराब हुई हमारी, ठीक है, मतलब 2.3 यूनिट खराब हुई, 99.97% बिलो। अब इसने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, बट दिस इज बिलो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जितना और अच्छा हो सकता है उसके बिलो है, एवरेज से तो काफी अच्छा है। फिर हमारा सिक्स सिग्मा आया वही अलग ही लेवल पे, 0.034, 1 मिलियन के अंदर सिर्फ आपका परसेंटेज आ रहा है 0.034, ठीक है, 0.034 अगर डिफेक्ट्स है तो ये नियर परफेक्शन है। ये हमारा सिक्स सिग्मा आ गया, ये हमारा सिक्स सिग्मा आ गया ना। इसमें इम्पोर्टेंट ये टेबल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्स सिग्मा होता क्या, जीरो डिफेक्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल इलेक्ट्रिक्स आपको ध्यान रखना है, आपको जैक वेल्च ध्यान रखना है, ठीक है। जैक आपको ये वाले थोड़े परसेंटेज ध्यान रखना है, 0.034 वेरी इंपॉर्टेंट, 99.99966 वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सिक्स सिग्मा जीरो डिफेक्ट्स, बात हमें समझ में आती है। इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है सिक्स सिग्मा को, अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। सिक्स सिग्मा हम नई कंपनी पे लगा सकते हैं, पुरानी कंपनी पे लगा सकते हैं हम, तो भाई अंग्रेजों ने बोला आप दोनों पे लगा सकते हो, दोनों पे प्रोसेस अलग है। आप नया कर रहे हो तो आप प्रोसेस को आप डिज़ाइन ही ऐसा करोगे कि आप अच्छा बनाओगे, और अगर आप पुराने प्रोसेस पे कर रहे हो, सिक्स सिग्मा बना रहे हो, तो आपको इम्प्रूव करना है। उन्होंने कहा ठीक है, समझ में आती है। एग्जिस्टिंग बिजनेस को उन्होंने कहा DMAIC, उन्होंने एक्रोनिम खुद दे दिया, DMAIC, ठीक है। आपको ये एक्रोनिम दे रखा है उन्होंने, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। डी से डिफाइन द प्रॉब्लम, द प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, ओके। मेजर द प्रोसेस टू डिटरमाइन करंट परफॉर्मेंस, अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, पहले कस्टमर को क्या चाहिए उसको मेजर करो, परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, एनालाइज करो द प्रोसेस टू डिटरमाइन रूट कॉज ऑफ वेरिएशन एंड पुअर परफॉर्मेंस। अभी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो तो आप सिक्स सिग्मा के हिसाब से काम तो कर नहीं जाओगे कि एकदम भाई 99.99966 हमारा परफेक्ट जा रहा है। तो उन्होंने कहा आप एनालाइज करो आपका कहाँ कहाँ पे गलती है। हाँ भाई मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या गलती है, क्या क्या मुझे ठीक करना है। फिर वो कह रहे हैं इसको आप इम्प्रूव करो, DMA हो गया आई, द प्रोसेस बाय एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग द रूट कॉज को आप इम्प्रूव, उसको एलिमिनेट करो, आप इम्प्रूव करो। ये इम्प्रूव कर दिया, आप इसको कंट्रोल करो, एंड में तो कंट्रोल हर जगह कंट्रोल ही आता है। कंट्रोल्स मीन मेंटेनिंग द इम्प्रूव्ड प्रोसेस एंड फ्यूचर प्रोसेस परफॉर्मेंस। DMA में समझ में आता है, पहले हम डिफाइन करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मेजर करेंगे अभी की परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद एनालाइज करेंगे रूट कॉज क्या है। एनालाइज हम किस केस में कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी रूट कॉज क्या है, हमारी प्रोडक्शन जो अच्छी नहीं है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे बाद में, और फिर हम उस पर कंट्रोल करेंगे। अगर हम न्यू बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा, DMADV, बेटा फिर डिफाइन तो वही करना हमें कि प्रोजेक्ट गोल्स क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, डिलीवरेबल्स क्या है, मेजर करो, डिटरमाइन द कस्टमर नीड एंड स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर हम मेजर क्या कर रहे हैं, अभी कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं, हमें कस्टमर नीड को ही मेजर करना है, उसके स्पेसिफिकेशन को। पहले हमने डिफाइन किया कि उसको क्या चाहिए, फिर हमने उसको मेजर किया, लोगों को बताया जो हमारे काम करने वाले कि भाई मेजर क्या क्या है, कस्टमर नीड क्या, स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको ये चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, ओके। फिर हमने एनालाइज किया द प्रोसेस ऑप्शन टू मीट कस्टमर नीड। अभी हम कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, हमें कौन सा कलर चाहिए, एज इन मैट कलर अच्छा लगेगा, शाइनी ग्लॉसी कलर अच्छा लगेगा, कुछ भी एनालाइज कर रहे हैं कौन सा प्रोसेस बेटर है, किससे कॉस्टिंग कम आएगी, कौन हमें मशीन ओरिएंटेड करना है फिर हैंड ग्राफ्टेड करना है।
हमें बेंटले बनानी है, हैंड क्राफ्टेड बेंटले बनानी है, या फिर हमें मशीन ओरिएंटेड ह्युंडई बनानी है। ओके, फिर उसने कहा डिज़ाइन। यहाँ पे हमारा कोई प्रोसेस तो है नहीं है, यहाँ पे हम इम्प्रूव कर रहे थे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर। उसने कहा आप डिज़ाइन करो, यहाँ पे आप प्रोसेस को डिज़ाइन करो स्टार्टिंग से, कि सिक्स सिग्मा उसमें अच्छे से आउटपुट बहुत बढ़िया निकले। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप डिज़ाइन करो, DMAD, डिज़ाइन करो द प्रोसेस टू मीट कस्टमर नीड। उसके बाद आप वेरीफाई करो कि जो आपने डिज़ाइन किया परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी टू मीट कस्टमर नीड है कि नहीं। बात समझ में आती है? DMAIC, DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। समझ में आता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा हो गया। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रहेगा। वैसे इतना काफ़ी है, इसके अंदर से ज़्यादा मेरे को लगता है आपको पूछेंगे। फिर भी हम इसका ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार, कि DMAIC होता है क्या, इसमें फ़र्क क्या है। इसमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिव्यू कर रहा है। इसके अंदर एम्फोसिस ऑन डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, इसमें हम शुरू से बना रहे हैं। ये रिएक्टिव है, अगर हमें इम्प्रूव करना है दैट इज योर रिएक्शन। इफ यू वांट टू इम्प्रूव, दिस इज योर रिएक्शन। ठीक है। अब प्रोएक्टिव प्रोसेस क्या है, कि आपको जरूरत नहीं पड़ी उस चीज करने की, फिर भी आप उस पर ध्यान दे रहे हो चीज के ऊपर, तो अब यू आर बीइंग प्रोएक्टिव। ठीक है। इंक्रीज द कैपेबिलिटी, ये इंक्रीज द कैपेसिटी करता है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही ज्यादा आपको अच्छे प्रोडक्ट्स, जीरो डिफेक्ट्स वाले प्रोडक्ट देता है। इसके अंदर हमारा कैपेबिलिटी इंप्रूव होता है, जिससे हमारी कैपेसिटी आगे आके इंप्रूव होती है। रुपी बेनिफिट क्वांटिफाइड रादर क्विकली, आपको पता चल जाएगा पहले कितना आप लॉस कर रहे थे, कितने कम यूनिट्स बना रहे थे, कितने ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो। रुपी बेनिफिट मोर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एंड टेंड टू बी मच मोर लॉन्ग टर्म। इसके अंदर वो हम रुपी बेनिफिट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्टार्टिंग से हमारे स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं, हमें लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है अपनी इंडस्ट्री पीयर्स को कंपेयर करके। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ DMAIC प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, रिड्यूस द साइकिल टाइम टू प्रोसेस अ पेटेंट। ये कह रहे हैं इम्प्रूव करो। रूट कॉज क्या है भाई, गवर्नमेंट बहुत टाइम लगाती है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बैठ जाओ, इम्प्रूव करो। जो रूट कॉज है उसको ढूंढ के आप उसको इम्प्रूव करो, कि हमें कम टाइम में पेटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर इन सेल्स में बड़े एरर्स को ठीक करो। इम्प्रूव सर्च टाइम फॉर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। बेटे अगर आप कोई लॉयर हो, या आप CA हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो, आपको लॉ से कोई लेना देना है, समझ रहे हो, तो हम जो हमारा अभी हम कोई केस लड़ने आता है ना, एपलेट ट्रिब्यूनल या फिर कहीं पे भी, तो हमारे लिए मेन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो केसेस का जजमेंट आ रखा है, हम उसको एज अ लीगल प्रेसिडेंट देते हैं AO असेसिंग ऑफिसर, या फिर जो भी नीचे लेवल का कमिश्नर है। सर देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर एक बड़े लेवल ने दे रखा जजमेंट, वो हमारी बात मान रहा है, तो उनके लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का सर्च टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करके रख लो, कि कोई भी मैं केस का अगर टक करके डालूं कि सेक्शन इसके ऊपर कोई केस है 195 के ऊपर, तो सेक्शन के ऊपर सारे के सारे केसेस आ जाए। ठीक है, वेरी गुड। अभी एग्जाम्पल DMADV क्या है, सिक्स सिग्मा न्यू न्यू प्रोसेस के केस के अंदर। ऐड अ न्यू सर्विस, तो हमें वो करना है। क्रिएट अ रियल टाइम सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर होगा क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स एंड लीड ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, समझ में आता है। DMADV क्या डिजाइन करना है हमें, नया प्रोसेस डेवलपमेंट मेथड है, उसको हम नया बनाएंगे। नया रियल टाइम सिस्टम, नया इंटरनेट ही बना दिया भाई, कुछ भी बना दिया, नई सर्विस लेकर आ गया। न्यू सर्विस का एग्जाम्पल क्या है, कि आजकल जो गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग, दे आर नाउ नॉट लीजिंग, और सीधा वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? पहले लीज का सिस्टम था और बाय का सिस्टम था, अब क्या है, सब्सक्राइब कर लो। 3 महीने के लिए आपने गाड़ी सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आप दूसरी गाड़ी सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी सारी जूम कंपनी वो भी ऐसा कुछ कर रही है। ओके, रियल टाइम सिस्टम हम कुछ भी क्रिएट कर देंगे सॉफ्टवेयर में। हमने अपने जो जो जैसे अगर हमने पढ़ा अभी, जिसके अंदर हमने पढ़ा, जो कोई भी अगर आप केस ले लो, कि जो पुल सिस्टम हमने पढ़ा जेट के अंदर, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि बाहर डिमांड इतनी आ रही है 100 यूनिट की, तो ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया कि वो हर एक इनपुट प्रोसेस को उसने नोटिफाई कर दिया कि आप इतने इतने रॉ मटेरियल खरीद के बनाना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? कुछ भी इनोवेशन हो सकता है। ओके बेटा, आपका लीन सिस्टम खत्म हो गया। थैंक्स अ लॉट पढ़ने के लिए। लीन सिस्टम आपका खत्म हो गया। आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम नेक्स्ट क्लास में छोटे से लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग द क्लास। अगली बार मिलते हैं। होप आपको सेबी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही,
कोई दिक्कत आ रही है यू कैन मेल मी, मेरा मेल आईडी फ्रंट इस वीडियो पे है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय।